बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजीम और मेरे साथ मौजूद शहरबानो अवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रखे होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो प्यारे जो है ना, वो मुझे लाहौर का थोड़ा असर हो गया, प्यारो निकल गया। तो मेरे ख्याल से चाय का तो शहरबानो प्रोग्राम का आगाज़ बड़ा अब्रप्ट हुआ, समझ नहीं। प्रोड्यूसर साहब हमें फ़ौरन से कह रहे हैं कि आप बोले और मैं कह रही हूँ कहाँ बोले, अभी तो हम आए ही नहीं है। खैर बोलना ही आके। तो शहर कायद की बात करें तो वहाँ दर्जा हरारत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अब बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो वहाँ भी सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत को ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। लाहौर का मौसम भी गर्म है और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में मौसम की यही सूरत हाल रहेगी या किसी तब्दीली का इम्कान है, ये जानेंगे। मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से समन गुल हमें बताएंगी मौसम का हाल। लाहौर में हम जानेंगे दुआ शकील से क्या तफसीलात हैं, और कराची में नाजिश अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। नाजिश, बताइएगा कराची में मौसम कैसा है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, और शहर कायद के बासियों के तासुरात क्या हैं मौसम के बारे में? भाई यकीन करें, सुबह के वक्त तो मुझे यही लग रहा था कि आज मुझे ये बताना पड़ेगा कि आज शदीद गर्मी है, दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है, क्योंकि कल बहुत ही शदीद गर्म मौसम था। कराची का इतवार जो है वो इतवार अमूमन लोग जो है बाहर निकलते हैं, लेकिन कल बहुत गर्मी थी। लेकिन आज सुबह जब मैं बाहर निकली हूँ ना, ओहो, हल्की हल्की फुहार के साथ मैं ऑफिस आई हूँ। आप मेरे से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा। आसमान पे काले बादल छाए हुए, मौसम वैसे जुज़विया पर आलूद रहने का इम्कान है। दिन बहुत ही खुशगवार है। टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बड़ा है, 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। हवा जो है वो 11 फिर ऐसा करें, कुछ जो बादल है ना वो लाहौर की जानिब भी भेज दें। हम भी इंतजार कर रहे हैं इस मौसम का। अरे भाई, हम तो लाहौर वालों को दावत दे रहे हैं, आ जाओ कराची। हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, कराची में जो है ना सितंबर होता है, यानी कि सितंबर और अक्टूबर जो है ना बहुत शदीद गर्म होते हैं, और कराची में सर्दियाँ भी 15 नवंबर के बाद से शुरू होती हैं। लेकिन इस दफ़ा सितंबर का महीना शुरू के 8 दिन बहुत अच्छा रहा, फिर 2 दिन थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ी, और आज फिर एक बार फिर जो है वो सुबह आसमान जो है इतना खूबसूरत लग रहा है सुबह से कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बल्कि मैं सिर्फ लाहौर वालों को नहीं, मैं इस्लामाबाद में मेरी दोस्त जो समन गुल है, हम अभी तक मिले नहीं है, मैं और समन जो है। लेकिन मुझे लगता है लिटरली कि हम जब एक साथ खड़े होते हैं ना, मैं, समन और दुआ, तो हम एक ही पैटर्न पे होते हैं। तो मैं भाई सबको दावत दे रही हूँ, शहरबानो अहमद, आपको भी और अपनी दोनों दोस्तों को, दुआ तो खैर कराची में काम भी कर चुकी है। मैं चला जाऊंगी, भाई आ जाओ कराची। मैं नाजिर घर चला जाऊँ। भाई आप तो हैं ही कराची के यार मेरे भाई, अच्छा, मैं कराची के, आपका तो घर है कराची। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। मेहमान थोड़ी ना होंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मेहमान तो हम अपनी दोस्तों को बुला रहे हैं ना, मैम आप मेजबान है, बस हमने तो आना ही आना है। हम लोग कराची जज्बाती लोग। आपने बता दिया नाजिश के मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो हम चाह रहे हैं कि हम भी कराची का रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले हम रुख करते हैं लाहौर का। वहाँ पर हमारे साथ मौजूद है दुआ शकील। दुआ, आप भी बताइएगा, क्या आप भी दावत देंगे किसी को? मौसम है इतना सुहाना? नहीं, मैं तो बिल्कुल किसी को दावत नहीं दूंगी कि अभी जो है वो इस सितंबर के अंदर लाहौर आए, क्योंकि कराची का मौसम सुनने के बाद तो और भी जो है वो बुरा महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा, जून जुलाई जो है वो वापस एक दफ़ा फिर आ चुका है। जो हमें लग रहा था कि एक हफ्ता अच्छा गुजर रहा है, दिसंबर का महीना वापस आ गया, लेकिन अब फिर जून जुलाई की गर्मियाँ जो है वापस आ गया है। तो फिल वक्त तो मैं कोई दावत नहीं दूंगी। हाँ, अगर आना चाहे तो बिल्कुल जी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी महीने उसके बाद आना शुरू कर दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म और मरतूब हुआ है। बात मुझे अच्छी लगी है, चमक रहा है, तपिश काफी ज्यादा हुई हुई है। दुआ, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है कि आपने कहा कि लाहौर वाले तब बुलाएंगे जब मौसम अच्छा होगा। तो कराची वाले नाजिश, आप तैयार रहिएगा। दिसंबर में यहाँ पे सही वाली ठंड होती है धुंध के साथ, तो वो वाला मजा आपको जरूर। लेकिन कराची वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वैसे शहरबानो कराची वाले भी नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर आपके बाहर के मुल्क में भी कई रिश्तेदार हैं ना, तो उनको भी मैं ये सजेशन देता हूँ कि आप नवंबर दिसंबर में आए। अगर आप अजीम अपने रिश्तेदारों को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, मेहरबानी फरमाएं, पहले बताएं, एसी चलाना पड़ेगा और बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। समन हमारे साथ मौजूद है। समन, बताए आज भी गुलों में रंग है या नहीं? सारे रंग जो है शहरबानों वो उड़ चुके हैं, क्योंकि मौसम के जो हालात है ना वो बहुत बुरे हो चुके हैं।
गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को, कमरे के अंदर ही बैठे रहे तो अच्छी बात है। और अभी तो हमें चाहिए कि हम कराची चले जाए, वहाँ पर मौसम अच्छा है। इस्लामाबाद का मौसम तो इंतहाई गर्म चल रहा है, जैसे कि दुआ ने बताया कि हमें ऐसा लग रहा था कि सर्दी आ जाएगी, मौसम तब्दील हो जाएगा। बारिशों ने वो जो हमें धोखे में मार दिया कि शायद जो है वो मौसम सर्द हो जाएगा, लेकिन दोबारा से ऐसे लग रहा है कि जून जुलाई वाली गर्मी आ चुकी है। सूरज अपने आबोताब से चमक रहा है और दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। मतलब कि आज जो अभी दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है और दिन के औकात में की दर्जा हरारत जो है वो 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का है। और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 72% रिकॉर्ड किया गया है। और ये है कि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आइंदा चंद रोज़ तक मौसम जो है वो इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा और शहरियों को इसी मौसम को जो है वो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। जी, शहरियों को ऐसा मौसम भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन समन, नाजिश ने दावत तो दी है, लेकिन आप लोगों ने सीरियस नहीं ले लेना, ये एक सियासी बयान था। ऐसे नहीं है कि आप सब अपने अपने शहरों को छोड़ के अब सारे कराची चले जाएं तो आप इंतज़ार करें अपने अपने शहरों में मौसम अच्छा होने का। तो इस्लामाबाद में कब तक मौसम बेहतर होने की खुशखबरी है? क्या कहते हैं महकमा मौसमियात वाले, कब तक बेहतर होगा? महकमा मौसमियात की जानिब से तो अभी फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद इम्कानात हैं कि शायद मौसम में कोई तब्दीली आ जाए और बारिश होने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है जी, हम दुआ करते हैं कि कल ही या आज ही, कल से दुआ क्यों करनी, आज ही हमारा पंजाब का और कराची सिंध का मौसम और अच्छा हो जाए और बाकी खैबर पख्तूनख्वा का मौसम अच्छा हो जाए, सब एरियाज़ के मौसम अच्छे हो जाएं, जिससे फिर हमारे दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। बाहर का मौसम अच्छा हो तो दिल का मौसम वैसे ही अच्छा लगने लगता है। तो बहुत शुक्रिया जी, हमारी बेहतरीन नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थी, कराची लाहौर से दुआ शकील और इस्लामाबाद से समन गुल, जो कि हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही है। जी बिल्कुल, वेदर के हवाले से उन्होंने अपडेट किया। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट अहम खबरें तेज़ी के साथ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल की वजह से IT के शोबे से वाबस्ता अफराद, ख़ास तौर पर फ्रीलांसर खासे मायूस और परेशान हमें नज़र आ रहे हैं आजकल। मगर इस हवाले से एक अच्छी खबर आई है जी, और वो ये कि लाहौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े को वर्किंग स्पेस यानी कि इनोविस्टा रावी टेक जोन का इफ्तिताह कर दिया गया है। 40,000 स्क्वायर फुट पर मुहित जोन में 600 अफराद को बेहतरीन सहूलियात फराम की जाएंगी। इफ्तिताह के मौका पर CEO इनोविस्टा का ये कहना था कि पाकिस्तान में शोबा IT और फ्रीलांसिंग करने वाले आएँ, मिलकर काम करें, अपना मुस्तकबिल संवारें। और इसके अलावा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरफा करीम ग्रुप, समीना अमजद, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी उनकी बेटी अरफा करीम का भी यही ख्वाब था कि IT से मुंसलिक अफराद के लिए पाकिस्तान में बेहतरीन सहूलियात मैसर हों। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा इकदाम है और IT के लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं इंटरनेट ख़राब होने की वजह से, तो इस वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। तो इसमें आसानी होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें हुक्मरानों को भी देखना चाहिए किस तरह से वो अपने IT और फ्रीलांसर जो मौजूद है पाकिस्तान में वर्कर्स, उनकी हेल्प कर सके। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हुक्मरानों की ही बात कर लेते हैं, सियासत की बात कर लेते हैं। PTI ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में हमने देखा कि संजानी के मकाम पर जलसा किया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से PTI को जलसे के लिए 4 से 7 बजे तक इजाज़त दी गई, मगर जलसा मुंतज़मीन ने NOC के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। ज़राए के मुताबिक SHO संजानी ने 2 बार जाकर जलसा मुंतज़मीन को बताया कि जलसे का वक्त ख़त्म हो चुका है, मगर मुंतज़मीन ने पुलिस का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने जलसे को गैर कानूनी करार दे दिया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने जलसा का फौरी खाली करने का हुक्म जारी किया। दूसरी जानब 26 नंबर चुंगी पर जलसे में आने वाले PTI कारकुनों की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई कवानीन की और पुलिस के रोकने पर शुरका ने पथराव भी किया, जिससे SSP सेफ सिटी समेत मुतादिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। इस्लामाबाद पुलिस और FC की भारी नफरी तलब की गई और हालात पर काबू पा लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। उसके साथ साथ इजराइल टाइम्स की जानिब से बानी PTI को पाक इजराइल ताल्लुकात के लिए मौजू करार देने पर लीगी रहनुमाओं की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात की बौछार जारी है। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया, जबकि तलाल चौधरी का ये इल्ज़ाम था कि इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बानी PTI को लीडर बनाया गया। तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, गुज़िश्ता रोज़ PTI की जानिब से जो जलसा किया गया और उसके बाद जो बदमज़गी हुई, उसके बाद पुलिस और शुरका जलसे के आमने सामने आए, पथराव हुआ, दूसरी तरफ से आंसू गैस के शेल चलाए गए, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये जाहिर है कि कोई अच्छी बात तो नहीं थी। पहली तो अच्छी बात ये थी कि एक जलसे की इजाज़त मिली। PTI 4 दफ़ा मुलतवी कर चुकी हुई थी, 5 दफ़ा मुलतवी कर चुकी थी।
और मुसलसल ये हो रहा था कि जलसा होना है नहीं होना, इंतजामिया नहीं होने देंगे, लेकिन 8 सितंबर की जो तारीख 22 अगस्त को दे दी गई थी वो हो गया। पहला तो ये जमहूरी अमल है और खुश आइंद बात है कि ठीक है। फिर जब आप इंतजामिया के साथ मुआहदा करते हैं तो सोच समझ के करते हैं कि आपको 3-4 बजे से 7 बजे का टाइम दिया गया था जी सही। अब जब वजीर आला केपी ही लेट आए थे तो पहली खिलाफ वर्जी तो उसी पे बुनियाद पे हो गई और वो गैर कानूनी करार दिया गया। इस दौरान जो रास्ते थे, मैंने कम से कम पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सबका यही देखा कि लंबा रास्ता है लेकिन हमारा कोई रूट बंद नहीं है। तो जो शेलिंग और फायरिंग का वाकया हुआ, ये यही बताया गया कि जो लोग और रास्तों से आ रहे थे उधर लड़ाई हुई है। हाँ जी। क्योंकि पुलिस कह रही थी कि आप मुतय्यन करदा अपने रास्तों पर जाएं, तो पथराव हुआ और उसके बाद शेलिंग हुई। अब दोनों फ्रीकैन के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जाहिर है कि कुछ देर में हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि इंतजामिया ने कितने लोगों पे पर्चा दिया है ये पथराव करने का, नामजद कितनों को किया, और यही बात जो क़यादत पे आएगी पीटीआई की कि जिन लोगों ने वहाँ पे इजाज़त ली थी और ये यकीन दहानी कराई थी कि हम तमाम कानूनी इक़दाम करेंगे और जलसा बर वक्त ख़त्म करेंगे, उसका भी पर्चा होगा। खैर, ये तो इंतज़ामी इक़दाम हैं। एक अफसोसनाक अमल जहाँ पे चूँकि पीटीआई के साथ 9 मई टैग हुआ है और उसकी वजह से इंतजामिया हो या कोई हो तो सब लोग गैर मामूली एहतियात बरतते हैं, जो आपको और हमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि जी एक दफ़ा फसाद हो चुका है। फिर 25 मार्च आपको पता है, पहले भी इस्लामाबाद में जब ये आए थे तो ब्लू एरिया में दरख्तों को भी जला दिया था, आग लगा दी थी। तो इंतजामिया जलसे को आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं कि इसको कामयाब जलसा कहा जा सकता है, और अगर ये कोई कामयाब जलसा है तो इसके क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, जलसे को जितनी जगह उनको दी गई थी उसके बाद उन्होंने उसको कार्डन ऑफ किया था, एक साइड पे थोड़ी जगह की थी वो उन्होंने भर ली थी। कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत बड़ा शो था अगर इसको आप गैर जानिबदाराना अंदाज में देखें, लेकिन पीटीआई के हिसाब से देखें तो उनके वर्कर्स के लिए बड़ी इंकरेजमेंट है और वो लोग निकले हैं, वो पहुंचे हैं। इमरान खान के बगैर जलसा था। मैं तो समझता हूँ कि जलसे जुलूसों की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन वही बात कि जिस पैरामीटर में तय हुआ है, जिस एरिया में तय हुआ है और जहां ये सुकून देखा जाता है कि इंतजामिया आम आदमी की फलाह के लिए काम कर रही है, तो वो इंतजामिया का जो कंटेनर लगा के था, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रेशर जहन में मौजूद होता है कि माजी का इनका क्या था, लेकिन बहरहाल रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की जिंदगी खराब हुई। राना साहब, एनओसी की खिलाफ वर्जी की गई, इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे को गैर कानूनी करार दे दिया है। अब जलसा मुंतजमीन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, वो पर्चे करेंगे ना और वो जाके जमानतें हो जाएंगी, जिस तरह माशाल्लाह हमारी अदालतें जमानतें देती हैं, वो तो इससे बड़े बड़े वाकयात में हो जाती हैं। ये तो एक सियासी सरगर्मी थी, आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी कहा कह के, और जो कुछ भी होगा बस ठीक है, कुछ लोगों की पकड़ दकड़ होगी, जमानतें करा लेंगे, बाकी लोग जमानतें करा लेंगे। लेकिन राना साहब, हाल ही में ये एक नया कानून भी तो मंजूर किया गया है जिसमें 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। बस वो भी तो अदालतों के ऊपर मुनहसर है ना, साल की। ठीक है राना साहब, पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वहाँ पे भी बहुत एक मिनट जी आप सवाल करते हैं या फिर आप सारे सवाल इकट्ठे कर रहे हैं। राना साहब आप बोले, आपकी आवाज थोड़ी डिले से आ रही थी, इस वजह से वो थोड़ा सा इंतजामिया इशू ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं, सब कुछ हुआ है। 9 मई पे सब जमानतों पे चले गए, वीडियोस मौजूद हैं लीडर्स की, वो भी जमानतों पे चले गए। तो ये 3 साल या 7-10 साल की कैद क्या वैल्यू रखती है जब इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चों में सबकी जमानतें हो गई? तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस सियासी तौर पे खेला जाएगा। देखें जी, हम पे पर्चे हो गए, देखें जी अदालतों ने हमें इंसाफ दे दिया। सही। राना साहब, पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की ना हमें कल ज़रूरत थी और ना ही हमें आज ज़रूरत है, और इस सारी सूरत में मौलाना जो है ना वो मायूस नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई मायूस है मौलाना साहब? बस पीटीआई की क़यादत ने वही कुछ किया है जो हर एक के साथ वो करती है। एक तकरीर मौलाना की, वो फॉर्म 45-47 के बाद इन लोगों को फील हो गया कि ओहो मौलाना तो हाथ कर गए, भैया आप ना जाते मौलाना के पास। मौलाना ने सियासत अपनी मर्जी से करनी है। आप अगर उनके पास 2 जानू होकर तशरीफ ले गए हैं, पहुंचे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पीटीआई की सारी क़यादत बारी बारी जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल ठीक है जी, चूंकि हम चल के आए हैं लिहाजा आप हमारी बात मानने पर मजबूर हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान सियासी आदमी है ना, उन्होंने कोई इनके साथ अहद नहीं किया। वो पहले भी बता चुके थे कि हमारी और आपकी जिद्दोजहद
पार्लियामेंट में इकट्ठे होगी, जी। सड़कों पे हम अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। तो ये उनकी है और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट बिल्कुल चलेगी, क्योंकि फॉर्म 47 और 45 की उन्होंने कहा कि ये जो मर्जी कहें, लेकिन अब यही हुकूमत इससे बात करें। यहाँ पीटीआई को अपना पार्टी की सतह पे फैसला करना होगा कि क्या वो अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए मौलाना को देखेगी, या वो समझ चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान मुमकिन है कि हुकूमत को आईनी तरमीम में वोट दे दें, और वो बददिल हुए हैं। उन्होंने कोशिश की, और कोशिश करने का नाम ही सियासत है। ये नहीं है कि आप गए और एक बयान आया या कोई गुफ्तगू हुई और आपने उनके खिलाफ माज खोल दिया। मेरा ख्याल असद कैसर वगैरह मौलाना फजलुर रहमान से एक दफ़ा फिर रब्ता करेंगे। सियासी तौर पे मिलना और बिछड़ना ये तमाम सियासी जमातों का अपना राइट है कि कौन कब कल किसके साथ। आप देखें ना, महमूद खान अचकज़ई भी तो आज इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने उनको जेब कतरे भी कहा, गैर मुनज़्ज़म पार्टी भी कहा, सब कुछ कहा कि भाई आपकी पार्टी में शऊर नहीं है जलसे में खड़े होके। अब कितने दिन महमूद खान अचकज़ई को बर्दाश्त किया जाएगा, ये भी देखना होगा। राना साहब, ये अली अमीन गंडापुर का बयान कितना संजीदा लिया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते का वक्त है, बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाए वरना फिर हम खुद रिहा करा लेंगे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह जब से इमरान खान कैद हैं, पीटीआई की सारी क़यादत हर महीने ईद, बकरा ईद और ये तारीख और वो तारीख 14 अगस्त सब देती आई हैं, तो हमें 15 दिन को देख लेना चाहिए। आज कंगन को आरसी किया कि 15 दिन में वो मौलाना ये खुद अमीन गंडापुर के खिलाफ क्या क्या इकदाम हो सकते हैं, उनको क्या मुश्किलात पेश आएंगी। उन्होंने पाकिस्तान की फौज को बराह रास्त आड़े हाथों लिया, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अहदो पैमा की बात की है, उन्होंने कहा मैं लाहौर जाऊंगा। उन्होंने तो मरियम नवाज पे भी मैं समझता हूँ बाजारी जुमले कसे हैं जो किसी भी सतह से मुनासिब नहीं थे। उनको अपनी सियासी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, बाजारी उस लहजे में नहीं जाना चाहिए था जो किसी भी सियासतदान को किसी भी खातून के हवाले से जेब नहीं। कोई अंदर की खबर आपके पास है, हो सकते हैं उनके खिलाफ इकदाम आने वाले दिनों में? देखिए, उन्होंने इश्तियाल दिलाने की कोशिश पूरी की है, और एक तरफ जहां वो डरते हैं कि उनके ऊपर ये आ रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, उसको धोने की कोशिश में शायद वो बहुत आगे निकल गए, मसाला बहुत तेज कर दिया, जो अब उनको फील होगा कि ज्यादा मसाले के नताइज क्या हो सकते हैं। मेरे ख्याल में तो फीलिंग होगी। ठीक है, राना साहब, नवाज शरीफ ने हिदायत दी थी कि आप पीटीआई के साथ गुफ्तगू करें, जिस पर बानी पीटीआई के नुमाइंदे महमूद खान अचकज़ई जो है ना वो सामने आए थे। राना सनाउल्लाह के साथ उनका रब्ता भी हुआ था और ये बात सामने भी आई थी, तस्दीक भी हुई थी। मगर अब हम देख रहे हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि ना पीटीआई के साथ कोई बात होगी, ना मुज़ाकरात होंगे और ना ही इसका कोई इम्कान है। तो नून लीग का ये यू टर्न किस वजह से है? कोई यू टर्न नहीं है, ये हुकूमती सत्ता से प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र हो ही रहा है, तो अपने जो दौरा बरतानिया उस दौरान उन्होंने बोला कि IMF जानबूझकर डिले कर रहा है ये बेल आउट पैकेज के लिए और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मेरे ख्याल में इसहाक़ डार साहब को अपनी इस तरह की गुफ्तगू पे काबू रखना चाहिए। वो पहले भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हमारी ऐसी की तैसी आम आदमी की फेर दी, डॉलर उनके काबू में नहीं रहा। जब वो आए थे तो कहते थे कि मैं आया हूँ और डॉलर नीचे चला गया। भाई फिर काबू रखते ना। अब आपकी जिम्मेदारी वजारत खारजा है, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक सेरेमोनियल हैं, आपको बात करते हुए वजारत खारजा के हिसाब से ख्याल रखना चाहिए कि आपके वजीर खजाना, वजारत खजाना की टीम जो अब आपकी नहीं है, जो अब आपकी बात नहीं सुनती, आपके मशवरे की जरूरत नहीं है उन्हें, तो आप पाकिस्तान से बाहर जाके या पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ अपने मुतल्लिका अमूर में बात करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई अच्छा बयान। लेकिन राना साहब, आपको क्या लगता है, क्या कहानी हो सकती है इसके पीछे, क्यों इस तरह का बयान दिया गया? नाखुश हैं, वजीर खजाना बनना चाहते थे, कोई ऐसी बात है? ये तो सारी दुनिया को पता है कि डार साहब चाहते थे, उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने पर्सनली अपने आप को सीनियर मिनिस्टर की जगह पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इसरार करके वो ओहदा लिया, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। ये एक सेरेमोनियल है कि आप अपने आप को खुश हो जाएं, कह के नहीं मतलब खुश हो लें कि जी मैं डिप्टी वजीर आज़म हूँ, मैं नायब वजीर आज़म हूँ, आप लोगों पे रोब शोब डाल लें। लेकिन वो रोब आपका अपने मुल्क में नहीं है, प्रोटोकॉल आपको मिल जाए और बात है। ये अच्छी बात नहीं थी एक बुजुर्ग सीनियर सियासतदान को इस तरह का काम करना, और अब भी वो वजारत खजाना पे जाके बोले। अगर कल औरंगजेब साहब ने कोई फिक्रा कह दिया तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सर, ये विद इन नून लीग भी कोई डिवीजन का तासुर आता है? शहबाज शरीफ साहब ग्रुप और नवाज शरीफ साहब ग्रुप, ऐसा भी कुछ है? ये तो पहले दिन से चल रहा है, जिस दिन से ये हुकूमत में या सियासत में आए हैं दोनों भाई, हमेशा से ये कहा जाता है। लेकिन इन दी एंड नवाज शरीफ की ही चलती है, ये वजीर आज़म उन्हीं की वजह से, अपनी वजह से नहीं है। ठीक है।
राना साहब, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट के साथ, तो क्या लगता है कामयाब हो सकेंगे वो? देखिए, चौधरी शुजात हुसैन मुफाहमत की बात करते हैं, कौमी यकजहती की बात करते हैं। मैं मिला भी हूँ उनसे और मेरे सामने सारी बातचीत हो रही थी, मुख्तलिफ लोग आके भी मिल रहे हैं। ज़ाहिर है बुजुर्ग सियासतदान है और ऐसे ही लोगों को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौधरी साहब की सेहत बहुत ख़राब है और वो जितना किरदार अदा कर सकते थे, अगर उनकी सेहत ठीक होती तो शायद हम इतने मुश्किल में न जाते। लेकिन अब जो भी वो बात कर रहे हैं वो बात तो पॉजिटिव है ना उसको, लेकिन इस मुल्क की सियासत ले नहीं रही उस नुक्ता नज़र से जो वो चाह रहे हैं। कोशिश वो करेंगे, लेकिन जाहिर है कि जहां उनके अपने घर के अंदर लड़ाई हुई उसने उनकी कमजोरी और बढ़ा दी कि जो चौधरी परवेज इलाही और उनकी अपनी हमशीरा जो परवेज इलाही की अहलियां हैं वो उनके खिलाफ बयान दागने में ज़रा सी भी कसर नहीं छोड़ती, तो उस वजह से इनका किरदार भी महदूद हुआ है। राना साहब, एक और डेवलपमेंट है जो द टाइम्स ऑफ इजराइल की जानिब से खबर छापी गई है, उसको आप क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा जी कि मौजू शख्सियत है बानी पीटीआई पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के माबैन? देखिए, एक मुतनाज़ा किरदार के हवाले से इमरान खान पे ये मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू देख लें, यहूदी एजेंट होने के हवाले से लेके डॉक्टर इसरार अहमद की गुफ्तगू देख लें, जनरल हमीद गुल की कुछ बातें हैं सामने। लोग मुसलसल इनके, चूँकि एक माजी इनका रहा है गोल्ड स्मिथ खानदान के साथ, जमाइमा इनकी अहलिया रही हैं और ये अपने साबका साले की जो कंपेन है, जो इसराइल नवाज हैं खुद, वो उनकी लंदन में जाके मेयर के लिए करते रहे पाकिस्तानी मोहम्मद सादिक के मुकाबले में। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें मुतनाज़ा अंदाज में आती रहती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो उनकी फॉलोइंग है ना वो इसका असर नहीं लेती और इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हुए बात होती है, सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ ज़रूरत बहरहाल गुफ्तगू की है, जो अगर इमरान खान समझें कि वो ज़िद से कोई चीज़ मनवा लेंगे तो मुझे मनवाते हुए नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे आमिर इलियास राना साहब और मुल्क की सियासी सूरत गुफ्तगू कर रहे थे। हमने कोशिश की कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको लेकर आए सामने और उनसे अंदर की कहानी और अंदर की बातें निकलवाएं और वाकई जवाबात भी उस तरह से सामने आए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइए। नाजरीन, प्रोग्राम में अब बात करते हैं पाकिस्तान के यंग टैलेंट की। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान के सबसे कम उम्र माहिर फल्कियात यानी कि यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर होने का एजाज़ हासिल है। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है जी, और इस नौजवान ने 12 साल की उम्र में इजराम फल्की का मुशाहिदा करने के लिए खुद ही टेलीस्कोप बनाई। ये नौजवान न सिर्फ बहुत से कौमी मुकाबलों में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुका है, बल्कि इसकी सलाहियतों के एतराफ़ में नासा भी इसे एक सर्टिफिकेट जारी कर चुका है। 17 साल ये तालिब इल्म फैसलाबाद एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी का सरबराह है और स्कॉलरशिप पर तालीम भी हासिल कर रहा है। ये यंग एस्ट्रोनॉमर और माहिर फल्कियात हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला सलमान। अब्दुल्ला, वेलकम करते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले हमें ये पता चला है कि 12 साल की उम्र में आपने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाई थी, और ये सारा जो आपकी जर्नी थी ये कैसी रही, बताइएगा। शुरू से मेरी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे आसपास लोगों के लिए भी। और इस जर्नी को जो शुरू से मैंने अब तक नोट किया या आप कह सकते हैं इसका मैंने एक छोटा सा तजज़िया किया, उससे मुझे यही सीखने को मिला है कि कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। और जो मुझे अभी तक अचीव हुआ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, एंड सेकंड मेरी अपनी हार्ड वर्क एंड पेशेंस। अच्छा अब्दुल्ला, कुछ बताइएगा, आपने क्या फाइंड आउट किया, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? आपने टेलीस्कोप तो बनाई, उसके बाद क्या हुआ फिर? टेलीस्कोप बनाने के बाद, क्योंकि जिस तरह मैंने गांव में बैठ के सितारों का या चांद का मुशाहिदा करने के लिए खुद अपनी टेलीस्कोप बनाई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने गांव वाले और इर्द गिर्द के इलाकों को, इर्द गिर्द के इलाके के बच्चों को भी और बड़ों को भी इन फल्कियात की शाम का मुशाहिदा करवाऊं। अच्छा अब्दुल्ला, मैंने बताया क्या मुफ्त पब्लिक जो लोग गांव में सेशन करवाए, बल्कि साथ साथ नासा और स्पार्क को जो लोग गांव के लोग आते हैं टेलीस्कोप से देखने, आप उनको उस पर कोई फीस रखी हुई है या मुफ्त उनको देखने के लिए देते हैं? देखिए, हमारे पब्लिक एंड ऑब्जर्वेशनल सेशन जितने भी होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हर एज ग्रुप के लिए होते हैं।
अच्छा, तो अभी आप लेक्चर्स भी दे रहे हैं इस पे और लोगों को भी सिखा रहे हैं? जी जी, जो लेक्चर्स होते हैं वो हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में करवाते हैं। जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिस तरह के मेरा गांव है, उधर जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। इसी तरह फैसलाबाद के जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उनके फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्कूल या कॉलेज कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से। अब्दुल्ला, एस्ट्रोनॉमी या फिर फल्कियात का जो इल्म है ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे मुख्तलिफ है, ये बताइएगा। सो एस्ट्रोनॉमी जो है वो फल्कियाती अजसाम का मुताला करना है कि वो किस तरह उनकी ऑर्बिट है, किस तरह उनका स्ट्रक्चर है, वो कितना दूर है और उनका ज़मीन पर कोई खतरा नहीं। इस तरह की जो नॉलेजेबल जो फील्ड है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो एस्ट्रोलॉजी है वो उन अजसाम का ज़मीन पर या हमारे ऊपर जो कोई असरात या रिश्तों पे असरात, फीलिंग्स पे असरात, वो एस्ट्रोलॉजी है जिसका कोई लिंक नहीं है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये बताएगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किस साइंटिस्ट को आप पसंद करते हैं, कौन सा एस्ट्रोनॉमर है जो आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट एस्ट्रोनॉमर, वैसे तो सारे एस्ट्रोनॉमर ही मेरे फेवरेट हैं, मगर एक का अगर नाम लिया जाए तो विलियम हर्शल है। क्योंकि उन्होंने भी अपनी टेलीस्कोप बनाई और बहुत बड़ी टेलीस्कोप थी वो एज कम्पेयर टू माइन। एंड उन्होंने फिर जिस तरह की डिस्कवरीज की एंड उस एरा में एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो वो मेरे फेवरेट एस्ट्रोनॉमर हैं। हमें ये भी मालूम हुआ है कि आप इस वक्त स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में और क्या पढ़ रहे हैं आप? जी जी जी, मैं एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज में एएस कर रहा हूँ अभी, एंड वहाँ 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ। एंड एएससी वालों ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली एंड मोटिवेट भी बहुत किया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि नासा की तरफ से जब आपको सर्टिफिकेट मिला, कैसी फीलिंग आई, किस बात पर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया आपको? तो ये जो सर्टिफिकेट था ये इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन का था। अच्छा। तो उसके अंदर हमारे टीम मेंबर्स थे, हमें डाटा मिला नासा की तरफ से, एंड हमने उसमें से एस्ट्रॉयड निकाला, एंड ये सब मैंने गांव में बैठ के किया। अच्छा। तब मेरे लिए ये एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। टेलीस्कोप बनाने के बाद ये वाली अचीवमेंट मेरे लिए ग्रेटेस्ट थी, क्योंकि एक तो नासा की तरफ सर्टिफिकेट था एंड सेकेंडली मैंने एक गांव में बैठ के ये सब अचीव किया। तो इट वाज हेल ऑफ ऑसम फीलिंग, एंड मेरे लिए ये खुशी था कि अभी इंशाल्लाह लॉन्ग वे टू गो। अब्दुल्ला, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लास्ट में एक कमेंट दे दें, आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो बच्चे आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमी की तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए? एंड पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए कोई डिग्री या कोई सर्टिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। बस आपके पास अगर पैशन है, क्यूरियोसिटी है, आप ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमर बन गए हैं। अपनी आंखों, स्टीफन हॉकिंग का एक कोट है, वो उर्दू में उसका कुछ इस तरह का मफहूम है कि आप नीचे देख के नहीं चले, ऊपर देख के चले, आपको खुद ही आप एस्ट्रोनॉमर बन जाएंगे। एंड बस अपना पैशन कंटिन्यू रखें, एंड एट द स्टार्ट जिस तरह मैंने कहा था कि कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। वेरी नाइस। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, मजीद आगे बढ़े, मुल्क का नाम रोशन करें, एक बहुत एस्ट्रोनॉमर बनकर आप सामने आए। अब्दुल्ला सुलेमान, बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया जी, और पाकिस्तान की स्पेस साइंसेज को ज़रूरत भी है बिल्कुल यंग साइंटिस्ट की, ताकि हम भी जो दुनिया में स्पेस की दौड़ जारी है उसमें अपना मजीद नाम बनाएं। तो नाजरीन, अब बात करते हैं जी अपने लेजेंड्स की, और वसीम अब्बास जो कि आज अपनी 67वीं सालगिरह मना रहे हैं, उनका आज हम जिक्र करना चाहते हैं इस मौके पर हमारी जानिब से। विश कर देते हैं। बिल्कुल, उनके लिए बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं। तो शहर बानो, हैप्पी मुझे बर्थडे बहुत पसंद है, गा के विश किया जाए। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वसीम अब्बास, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम आपको मुबारकबाद पेश करती है, आप जिए हज़ारों साल, और इसमें कोई शक नहीं, एक बेहतरीन अदाकार, और मुझे बहुत पसंद है इनकी एक्टिंग। वसीम अब्बास की फ़नी सफ़र की अगर हम बात करें तो ख़ानदान ही इनका जो है ना वो एक मुमताज़ मकाम रखता है इस फील्ड से। इस ख़ानदान की खिदमात 3 नस्लों पर फैली हुई हैं। वसीम अब्बास के वालिद जो थे इनायत हुसैन भट्टी, वो गुलकार भी थे, अदाकार भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक मोतबर शख्सियत समझे जाते थे। उनके चचा किफ़ायत हुसैन भट्टी भी एक मारूफ अदाकार और हिदायतकार रहे। वसीम अब्बास ने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से किया और बाद में पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता हो गए, जहाँ उन्होंने अपनी मेहनत और सलाहियतों की बिना पर शोहरत हासिल की, अपना नाम बनाया। उनकी नुमायाँ कारकर्दगी और नुमायाँ
ड्रामे जो हैं उनमें उनके नाम ये हैं, समंदर है, आशियाना है, फैमिली फ्रंट है, फैमिली फ्रंट तो मुझे लंडा याद है। बाजार है, और रात जैसे ड्रामों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने और मज़ीद बहुत काम किया। अभी प्राइवेट चैनल्स में भी बहुत से ड्रामों में वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी नाजरीन में बेहद मकबूल है। वसीम अब्बास ने फिल्मों में भी काम किया है और अब उनके बेटे जो हैं अली अब्बास वो भी एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत से दिलों की धड़कन है। जी बिल्कुल, और लेकिन उनकी जो असल पहचान है वो ड्रामों से ही बनी है। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। और थिएटर में भी वैसे वसीम अब्बास साहब ने खूब नाम कमाया था और बेशक उनकी बेहतरीन अदाकारी। तो यहाँ पर अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और आप सेहत के हवाले से बात करते हैं जी। अक्सर लोग रात को सोते वक्त टांगों में दर्द और बेचैनी की शिकायत करते हैं, जिसकी वजह से वो रात भर करवटें बदलते रहते हैं, ठीक से नींद भी पूरी नहीं कर पाते हैं। इस खास हालत को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या RLS कहा जाता है, जो एक खास न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें मरीज को आराम के दौरान या ख़ास तौर पर सोते वक्त अपने पैरों में बेचैनी या हरकत करने की शिद्दत जो है वो महसूस होती है। और एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 23% अफराद इस बीमारी में मुझे मुब्तला हैं। बताएं असीम, सवाल आपसे, आपको होता है ऐसा कभी? मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने 1-2 बार एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब नींद आ रही है बहुत और मैं डेलिबरेटली सो नहीं रहा हूं। और कई दफ़ा ऐसा होता है, मैंने भी ये महसूस किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वर्कआउट से, नहीं मतलब डेली रूटीन के कामों से, या फिर हेक्टिक रूटीन है, तो फिर आपको नींद नहीं आती और आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। अच्छा शेरवानी, तब भी होता है जब आप किसी ऐसी महफिल में जहाँ पे आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, आप बोर हो रहे हैं शदीद, तो फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है। तो बिल्कुल हम बात, ये होता क्यों है और इससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, और अगर ऐसा महसूस होता है तो उस वक्त कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है या फिर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो करके हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो फिर बात करें कि हमारे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट योगी नईम साहब। वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहन। ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मुझे बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ा, थोड़ा RLS कर लें। ये क्यों होता है और इसकी वजह क्या है? बहन, इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ वजूहात जो आम लोगों में पाई जाती हैं वो एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की कमी और मेडिसिन का बेजा इस्तेमाल करना, और एक बहुत बड़ी जो वजह है वो है डोपामिन की कमी। आपके जो दिमागी तौर पर आपका जो रिलीज़ होता है, जो 4 केमिकल्स जो जिसको हैप्पी केमिकल कहते हैं, तो ये अगर रिलीज़ सही तरह नहीं होता, उसकी कमी होती है, तो फिर आपको RLS की शिकायत हो सकती है, आपको नींद की कमी हो सकती है, आप नींद अच्छी नहीं ले सकते। और RLS के लिए जो है वो बहुत सारी और भी वजूहात हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो कॉमन लोगों में यही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इसको मैं हमेशा यूँ कहता हूँ कि ये जैसे आपने बात की कि थकावट हो जाती है, ये जिस्मानी थकावट नहीं, ये ज़हनी थकावट है। सही। जब ज़हनी तौर पर आप थक जाते हैं, आप मशक्क़त करने से RLS का शिकार नहीं होते। जी जी। आप वर्कआउट करने से RLS का शिकार नहीं होते, आप एक्सरसाइज करने से शिकार नहीं हो सकते। ये मेंटली आपकी जो है वो डिसऑर्डर है, और इसमें आपको लाजमी तौर पर डोपामिन की जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि डार्क चॉकलेट लिया करें, उसमें बेहतरीन डोपामिन है। आप बनाना ले सकते हैं, बनाना में डोपामिन है। ये जो हम चॉकलेट खाते हैं ये डार्क नहीं होती? ये तो मीठी चॉकलेट है, इसमें तो डार्क वाली खाई नहीं जाती। थोड़ी ले लें, चले कॉफ़ी ले लें, कॉफ़ी के अंदर डार्क कॉफ़ी के अंदर बेहतरीन। कॉफ़ी पीनी चाहिए ज़्यादा या फिर नहीं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर पी लें। सही। हाँ, अच्छा, डोपामिन को बढ़ाती है। और अच्छा देखें, एक ही चीज़ के हैबिचुअल नहीं होना, योगा इस चीज़ से मना करता है कि अगर आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है तो फिर उसका असर नहीं होता। योगा ये कहता है कि अगर आप एक दिन कॉफ़ी ले लें, एक दिन चॉकलेट ले लें, एक दिन आप जो है बनाना ले लें, मुख्तलिफ चीज़ों से आप डोपामिन ले सकते हैं। कुदरत ने मुख्तलिफ चीज़ों में डोपामिन की मिकदार रखी है, तो अगर उनके ज़रिए आप अपनी बॉडी को हैबिचुअल किए बगैर आप ये चीज़ें लेते हैं तो इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। जब हम एक ही चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर नहीं होता। नहीं, अब डेली जिनकी रूटीन है कॉफ़ी पीना, मतलब उनको कॉफ़ी का फ़ायदा कोई नहीं हो रहा था, वो बस एक एडिक्शन है, एडिक्शन हो जाती है और बॉडी जो है वो यूज्ड टू हो जाती है। सही। वो भी ठीक नहीं है। जी जी, वो भी ठीक नहीं। देखें, आप इस चीज़ को समझें कि एक मेडिसिन जो है वो डॉक्टर भी जो है वो हर 15 दिन के बाद चेंज कर देते हैं। उसकी वजह क्या है वो चेंज करने की? साल्ट को यहाँ बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं या उसका सॉल्ट चेंज कर देते हैं। सही। उसकी वजह ये होती है कि बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, उसके असर कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक ठीक। RLS के लिए हमें क्या करना चाहिए? RLS के लिए जो है एक ब्रीदिंग, योगिक प्राण कहते हैं उसको। योगी प्राण, योगिक प्राण, वो 3 हिस्सों में सांस लिया जाता है, डायाफ्रामेटिक, थोरैसिक और क्लेविकुलर। हम आम रूटीन में आधा सांस भी नहीं लेते,
तो योगा ये कहता है कि 3 हिस्सों में अगर आप सांस लें तो आपका सांस बढ़ सकता है, जिसको यौगिक प्राण कहा। सबसे पहले आप अपने पेट को फुलाएं सांस लेते हुए, फिर रुक जाएं, सांस अंदर ही है। फिर आप थोड़ा सीने पे फुलाएं, रुक जाएं, फिर आप ऊपर वाला जो क्लेविकॉलर है वहाँ पे सांस लें। अच्छा, आम रूटीन में हम जब लंबा गहरा सांस लें तो एक दफ़ा में लेके हम रुक जाते हैं और निकाल देते हैं। अगर आप पूरा लंबा सांस लेके रुक जाएं, रेस्ट दें लंग्स को, तो फिर दोबारा सांस लेने की कैपेसिटी आ जाती है, सही, दोबारा लिया जा सकता है। मैंने प्रैक्टिस किया, सही कह रहे हैं आप। आधी सांस भी नहीं लेते, जिसकी वजह से फिर ये RLS का प्रॉब्लम आता है। अगर आप इसको 3 हिस्सों में सांस को लेना शुरू कर दें और इसी तरह फिर निकालें। जब आप सांस निकालें तो पहले क्लेविकॉलर से निकालें, फिर थोरासिक से, और फिर आप रुक के फिर डायाफ्राम को, पेट को अंदर दबाते हुए। इसी तरह सांस को निकालते हुए भी वक्फा पैदा करेंगे ना 1 सेकंड का, तो आपका सांस ज़्यादा निकलेगा। ठीक। सांस को लेना भी ज़्यादा है, निकालना भी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की आपके ब्रेन में जब कमी हो जाती है तो फिर RLS की शिकायत तो होगी। ऑक्सीजन को आपने पूरा रखना है, ऑक्सीजन अपनी जो है वो अपने, जब आपको ये हो रहा है तो आपने ये ब्रीदिंग करनी है। ये लेटे हुए भी कर सकते हैं, रात सोने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है। इससे नींद बड़ी अच्छी आती है, पुरसुकून नींद आती है। एक तो आप कंसंट्रेशन अपने जिस्म के ऊपर ले आते हैं, अपने साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। आज का इंसान अपने आप से बिछड़ा हुआ है। लेकिन जब हम ये करते हैं तो हमारा साथ वाला पार्टनर पूछता है रे इतने गहरे सांस क्यों ले रही हो? ये बड़ा आसानी से भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि आपने शोर करना है। मैं अभी आपके सामने बिल्कुल साउंडलेस ब्रीदिंग करूंगा। आप तो माशाल्लाह योगी साहब एक्सपर्ट हैं काफ़ी, आप तो बड़ा हमें लंबा तो सांस रोक ट्रेनिंग लेते करनी हैं। पड़ेगी। साउंडलेस ब्रीदिंग भी हो सकती है, वो गले से महसूस होता है, उसको गले में आपने फील करते हुए। नाक पे हम अक्सर नाक को एम यूज़ करते हैं। नाक का सिर्फ ये कैविटी है, आपकी सांस का रास्ता है। कितनी दफ़ा रिपीट करना है इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को दिन में? इसको आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, और जब आप खाली पेट हों उसको ज़्यादा करें। ओके, सही है, ज़्यादा करें इसको खाली पेट में, क्योंकि आपका पेट जब भरा होता है तो फिर आपको लंबा सांस नहीं लिया जाता। सही। एक तो ये है, और एक मुद्रा है जिसको मतंगी मुद्रा कहते हैं। मतंगी मुद्रा। मतंगी मुद्रा वो टेंशन और डिप्रेशन के लिए होता है। जी जी, टेंशन डिप्रेशन मतंजन से भी ठीक हो जाता है। मतंजन का सुबह सुबह नाम ले लिया जाए, ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा उससे। फॉलिक एसिड, मतंगी, यूरिक एसिड बढ़ जी जी, ये एंजाइटी के लिए और ये खासकर RLS में बड़ा काम करता है। इससे नींद पुरसुकून आती है। बड़ी उंगली को जो है वो आपने इंटरलॉक इस तरह करना है हाथों को कि बड़ी उंगली आपने सीधी करके दोनों मिला लेनी है। सही। बाकी इंटरलॉक, बाकी उंगलियां फोल्ड कर लें। अच्छा। सिर्फ बड़ी उंगली को आपने मिलाना है। सही। जी जी, जिस तरह हम आम रूटीन में इंटरलॉक करते हैं, जी जी, आपने सिर्फ बड़ी उंगली को खोल लेना है और आपस में उसको पोर को मिला लेना है। पूरी उंगली आपकी टच हो या पोर मिल जाए तो ये भी काफ़ी है। तो ये मतंगी मुद्रा जो है ये बेस्ट मुद्रा है RLS जिनको तो प्रॉब्लम बचपन में है। हम ऐसे करके वो बनाते थे गन। जेम्स बॉन्ड। ये मैं आसानी के लिए बता रही हूँ। ये गन ऐसी है, इससे जो है वो आपको नींद आ जाएगी। वो उस गन से तो पक्की नींद आती है, इससे थोड़ी नींद आती है। उसे परमानेंट नींद आ जाती है। वो नहीं चाहिए। तो ये गन जो है, ये कितनी देर तक ये करना है? 15 मिनट्स आप दिन में 3 से 4 दफ़ा कर सकते हैं। और ये मतलब हर एज ग्रुप के लिए मौसम, हर एज ग्रुप के लिए। अच्छा, इससे नींद अच्छी हो जाती है और ये दिमाग को खाली करने के लिए किया जाता है। अभी छोड़ दे, नींद नहीं आनी चाहिए, आपका प्रोग्राम कह रहे हैं दिमाग को खाली करने के लिए भी काम आता है। हाँ, वो तो फिर हमें करना। एंग्जाइटी के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, एंग्जाइटी के लिए। अच्छा, फिर अगर आप रात सोने से पहले आप ऐसे लेटें दीवार के साथ कि आपकी लेग्स 90 डिग्री पे सीधी दीवार के साथ हो जाए। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, दीवार के साथ 90 डिग्री पे रोक लें, इससे भी फ़ायदा होता है। रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए आप सिर्फ टांगें सीधी कर लें, और फिर बेड पे लेटे हुए अक्सर पाँव ऐसे हिलाते हैं ना लोग, इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ जो RLS के लिए है वो सिर्फ उंगलियों को हिलाना है, पैरों की उंगलियां, टोज, सिर्फ जी टोज, सिर्फ टोज की मूवमेंट करें। पाँव पूरे आप एंकल जॉइंट की मूवमेंट ना करें। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ़ायदा लेना है। अगर आपने RLS के लिए करना है तो फिर आपने सिर्फ फिंगर्स को ऊपर नीचे करना है। अच्छा, ये तो वैसे भी जब आपको RLS हो रहा होता है ना, तो ये मैंने किया हुआ ये फिंगर्स वाला, जी जी, ये वैसे भी सुकून। लेकिन कुछ लोगों को आप ये RLS सिंड्रोम के दौरान अगर दबाया जाए तो उनको तब भी रिलीफ मिलता है काफ़ी? नहीं, उससे सेंसलेस होते हैं। अच्छा। दबाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप बार बार दबाए जाए मसल को तो वो सेंसिटिव नर्व्स आपके काम करना छोड़ देते हैं, जो जिस्म से दिमाग तक पैगाम पहुंचने की तारें हैं वो बंद हो जाती हैं। अच्छा, आप वक्ती तौर पे सुकून में आ जाते हैं। ये नहीं करवाना चाहिए? जी जी, नहीं, यहाँ पाकिस्तान में तो मसाज का जो कंसेप्ट जो है वो यही है कि रगड़ देना है बंदे को। जी 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 जी। वो तो कई दफ़ा लगता है बंदा मार भी सकते हैं जिस तरह से वो घुमा रहे होते हैं गर्दनें। बेसिकली मसाज क्या है कि नरम हाथ के साथ सिर्फ ऑयलिंग करना। ओके।
और वो जो मसाज body ये नहीं है कि pressure points होते हैं। दबा के जो है वो ऑयल लगाना, ये मसाज नहीं है। इससे आपकी इंजरी होती है, इंटरनल मसल इंजरी। लेकिन नईम साहब वो बोलते हैं कि कुछ बॉडी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करने से वो कुछ प्रेशर मार्मा पॉइंट्स कहते हैं उनको जी। ठीक है, 106 मार्मा पॉइंट्स हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो वो जो जानता है उसी को पता है कौन सी जगह पे पॉइंट है, उसको फिर वो जो है वो हर कोई तो एक्सपर्ट नईम साहब, एक तो हम कर सकते हैं ब्रीदिंग, दूसरा हम वो मुद्रा कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि डोपामिन की कमी को पूरा करें। वो कैसे, कोई फनी चीजें लगा के देखें? उसमें ये भी देखें, Happiness हार्मोन है ना? जब आप खुश होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है जी। जब आप सैड होते हैं तो डोपामिन रिलीज नहीं होता। तो जो मैंने बात की कि ये जहनी बीमारी है, हम जब बहुत सीरियस रहने की कोशिश करते हैं और हर किसी के साथ सीरियस रहने की कोशिश करते हैं तो फिर डोपामिन जो है रिलीज नहीं हो पाता। और बहुत सारे जो लाजमी नहीं कि वज़न जिस्मानी तौर पर उठाया जाए, बहुत सारे वज़न यहाँ उठाए हुए हमने। सही बात है। मैंने एक दो एक्सपर्ट से सुना, उन्होंने कहा कि अगर आप 8 बजे के बाद नहीं सोते ना, 9 बजे के बाद मैक्स, तो डोपामिन रिलीज नहीं हो सकता। सही नींद तो जो है वो रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है। 4 घंटे जो नींद अगर वो ले ली जाए, हम सोते 2 बजे। हाँ, तो उससे आपकी डीप स्लीप तक पहुंच जाते हैं आप। ये 4 घंटे बड़े अच्छे 10 से 2, उसके बाद फिर अगर आप सोते हैं तो फिर डीप स्लीप तक पहुंचना नामुमकिन है। तो फिर इसीलिए ये सारे दिमागी अमराज हैं जो आपके जो रिलीज नहीं होते, आपके मेरे नहीं, केमिकल्स। किसी और को भी मैं आपकी बात कर रहा हूँ ओवरऑल, मैं सिर्फ बहन आपको नहीं कहता, ओवरऑल बात करता हूँ। नईम साहब, वैसे ये जो है खुश रहना भी कहते हैं एक प्रैक्टिस है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आजकल जो हालात हैं, स्ट्रेस इतना है, तंगी इतनी है, ऐसे हालात में खुश कैसे रहें? और कहते हैं खुद चीजें क्रिएट करें ताकि आप खुश रहें। देखें, खुश रहना एक फन है जी। खुश रहना जो है ये, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों से खुश होते हैं ना तो आपके पास कोई खुशी नहीं है। सही बात है। आप लेकिन खुश नहीं आजकल का तो मेयार यही है कि हमारे पास ये हो, जॉब की टेंशन ना हो, अपना बिजनेस अच्छा चल रहा हो। खुशी का एक बेहतरीन राज ये है कि आप तवक्कल कर लें, सेटिस्फाई हो जाएं। आपके पास जो मौजूदा नेमतें हैं उन पे आप मुतमिन हो जाएं। ग्रेटिट्यूड की जो एक और इससे जो है वो आपकी चीज़ें फिर बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम लोगों से मुकाबला करते हैं चीज़ों का, तो उसी से फिर प्रॉब्लम है। उसी से फिर आप अनहैप्पी होते हैं, किसी की अच्छी चीज़ें देख के या किसी की तरक्की को देख के जब आप कोशिश करते हैं, जेलसी और हसद करते हैं, तो फिर और दीन ने, इस्लाम ने सबसे ज़्यादा हसद पे कहा है कि आप हसद ना करें किसी से, ये सारी चीज़ें। तो आप कभी भी जो है वो नाखुश नहीं हो सकते। जो मौजूद है ये बहुत सारों के पास नहीं है। अगर आप इस तरफ आ जाएं, जो मेरे पास मौजूद है ये बहुत सारों के पास नहीं है। कि जो आपको इस वक्त मिला हुआ, ये किसी का ड्रीम हो सकता है, ये किसी का ख्वाब हो सकता है। इसको इस तरह से परवरदिगार का शुक्र अदा करें और इसकी नेमतों पर तवक्कुल। बड़ी खूबसूरत नईम साहब में बात की, क्योंकि ये सबसे मुश्किल है प्रैक्टिस करना, और अगर आप एक दफा कर लेंगे। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए आपको तवक्कुल के साथ साथ ये काम करने पड़ेंगे, तो ही आप बेहतर होंगे। योगी नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त पे सर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। नाजरीन, अभी यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी दिलचस्प सी खबर है या फिर रिसर्च है अजीम, वो मैं आपके साथ और अपनी नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक रिसर्च सामने आई है कि पाकिस्तान में 69% बहुएं जो है ना वो अपनी सासों से खुश हैं। ये तो बड़ी अच्छी रिसर्च हुई। यस, और बाकी जो 11% हैं वो ख़वातीन अपनी सास से खुश नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं ताल्लुकात दोनों में से किसी ना किसी के अपने भी ख़राब हो सकते हैं, बहू भी इसमें ख़राब हो सकती है और सास का भी इशू हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी की जो सूरत हाल है ना, अभी की जो वक्त चल रहा है, इसमें बहुत स्वीट सासें आ रही हैं मार्केट में और वो बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करती है। आपका अपनी सास के साथ कैसा रिश्ता है? माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। नहीं, उनका मेरे साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा। मेरा कैसा है ये तो वही बता सकती है। मैं तो कहता हूँ प्रोड्यूसर साहब, आप फिर इस सेगमेंट में शहर बानों की सास को फोन में ला लें, उनकी मदर इन लॉ से बात कर लेते हैं। अच्छी बात है, मेरी तारीफ होगी, मुझे पता है। हमारी गेस्ट है जी बड़ी इस मौजू पे बात करने के लिए, रिलेशनशिप कोच है मिसेस खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है मिसेस खान। अच्छा, ये बताएं कि ये किसका सर्वे है? ये गैलप जो है गैलप का सर्वे है। अच्छा, कितनी % बहुएं साथ रहना चाहती हैं या खुश हैं? 69% जो है ना वो खुश हैं साथ रहने में। 11% 69 और 11% ना खुश बहुएं खुश हैं अपनी सासों से। ये आप नहीं मानती? ये बिल्कुल ऑपोजिट है। देखें, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। 11% खुश होंगी
और 69% नाखुश होंगे। अच्छा। मिसेस खान, अभी ये जो अभी की जो सांसें आ रही हैं, जरूरी अच्छी आ रही नहीं हैं। है, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका जो सर्वे हो बिल्कुल ठीक हो। उन्होंने पूरी मुल्क का सर्वे नहीं किया होगा, चंद लोगों का सर्वे किया होगा। सही। अब आप खुद अंदाज़ा लगाए कि कितनी % औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं, सासों से खुश हैं। जहाँ बैठेंगी अपनी सास की बुराई, जहाँ बैठेंगी अपनी सास की बुराई। अच्छा मिसेस खान, ये भी तो हो सकता है ना कि जब आप जाती, नहीं कर रहे, जब आप पर्सनल की नहीं, अब जब आप पर्सनल किसी से मुलाकात कर रहे हो तो तब लोग दिल की बात कह देते हैं। जब इस तरह से फॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वे के लिए आती हो तो लोग फिर कोई और जवाब दे देते हो, ऐसा भी तो हो मिसेस सकता है। खान, वैसे भी अब पढ़ी लिखी सासें और पढ़ी लिखी बहुएं आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये सच भी हो। नहीं, पढ़ी लिखी बहुएं आ रही, बट स्टिल दे हैव ग्रजेस। यू नो, वो कुछ ना कुछ कहेंगी, अरे क्या जॉब तो कर रही है, लेकिन घर को बिल्कुल नहीं देख रही। बच्चों के ऊपर अटेंशन नहीं है इतनी, जैसे हम अटेंशन देते थे, हर वक्त बच्चों के ऊपर रहते थे, उनके ऊपर पाबंदियाँ होती थी। वो आएंगी, अपने आप को देखेंगी, अपने ड्रेस को देखेंगी। हाँ, ट्यूशन्स पे बच्चे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ट्यूशन पे भी तो जाकर देखो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। उनसे भी तो पूछे, उनके टीचर्स से। उनके स्कूल्स जाते थे, वो चीज़ें, वो माहौल ख़त्म होता जा रहा है। बस छोटे से बच्चों को मॉन्टेसरी में जी भी एक ट्यूटर के पास भेज देते हैं शाम को, ताकि वो रिलैक्स रहें और वो तंग ना रहे, तंग ना करें बच्चे। और वो क्या पढ़ा रही है, क्या करवा रही है बच्चों को, तो क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता। कि देहात में रहने वाली चलते फिरते एजुकेट, हम तो चलते फिरते एजुकेट करते थे अपने बच्चों को। सही। देहात में रहने वाली 72% गाड़ी में बैठे हुए भी उनको 10 लफ्ज अंग्रेजी के सिखा देते थे। लेकिन मिसेस खान, ये फर्क हो सकता है कि देहात में रहने वाली जो खवातीन हैं उनका रवैया और होता हो और शहरों में रहने वाली खवातीन का रवैया और होता हो, क्योंकि ज्यादातर अवाम हमारी रहती भी देहातों में है, तो वो ज्यादा खुश होंगे। 100%। और देही इलाकों की सास कहते हैं कि उनका 100%। रवैया मुख्तलिफ है, और शहरों में जो सासें रह रही हैं उनका रवैया मुख्तलिफ है। हाँ, जो सासें पढ़ी लिखी हैं और शहरों में रहती हैं, वो थोड़ी माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं और मॉडर्न हैं, स्पेस देती हैं, अपनी बहू को स्पेस देती हैं। तो यहाँ पे बहू में ज़रा खुश है, रिलैक्स, मेंटली सेट है। तो मिसेस खान, सास और बहू के रिलेशन में जॉब करने की मजबूती पैदा करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सास को करनी चाहिए और बहू को भी करनी चाहिए? देखिए, सास अगर कुछ कह देना, माँ भी कह देती थी ना, तो स्माइल दे दो, अच्छा आंटी मैं कर लूँगी, या अच्छा अम्मी मैं आइंदा ख्याल रखूँगी, बात ख़त्म। सही। अब अच्छा माहौल करने के लिए मदर्स डे पे उनको कोई गिफ्ट दे दो, हल्का सा गिफ्ट दे दो। सही। बर्थडे में कोई गिफ्ट दे दो, बर्थडे में कुछ गिफ्ट दे दो। खाना, अगर तुम दोनों खाना खाने जा रहे हो या बच्चों के साथ, वो नहीं घर में ख्याल कर रहे हैं, घर को ख्याल कर रहे हैं, तो पैक करके उनको ला कर दे दो, है ना। तो पैक करके थोड़ा सा ही खाना ला दो, बचता भी है, और कह दो कि अम्मी अब आप ये भी आपके लिए भी लाई हूँ अम्मी। सही। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल करें तो ये माएँ इतनी खुश होती हैं और इतनी दुआएं देती हैं। आप सही कह रही हैं मिसेस खान, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। अब आपने वो तमाम जेस्चर्स बताए कि जो कोई बहू कर सकती है अपनी सास को खुश रखने के लिए, सास को क्या करना चाहिए बहू के लिए? मुझे अपनी बहू के लिए smile on my face, not a frowning face when you see her, you make a face. सही है। And you see at her dress, and you see at her make, you give her a smiling face. You're looking nice. This color is looking nice. ये क्यूटेक्स कहाँ से ली, ये लिपस्टिक कहाँ से ली, ये तो तुम पे बहुत सूट कर रही है, और ये ड्रेस भी बहुत अच्छा है, ये ड्रेस भी बहुत अच्छा है, इट्स सूटिंग यू। ये दो बातें कहने में क्या हरज है?
वैसे उनका मिसेस दिल खान, भर आपका तो जाएगा। इंटरेक्शन रहता होगा लोगों के साथ, लोग अपने मसाइल आपसे डिस्कस भी यकीनन करते होंगे रिश्तों को लेके, तो आपकी रिसर्च क्या कहती है? गैलप सर्वे तो हमने बताया है, आपकी रिसर्च क्या कहती है कि जॉइंट फैमिली में रहने वाली जो खवातीन हैं, जो बहू हैं, वो ज़्यादा खुश हैं, और सास भी, या फिर जो सेपरेट रह रहे हैं? देखें, इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी एक मज़ा है। अगर आप प्यार से रहें, लड़ाई झगड़ा करें तो अच्छा है अलग हो जाएं। सही। देखें, दादी और दादा से तो हम बातें सीखते थे, बिल्कुल बिल्कुल छोटी ऐसे। छोटी बातें, के बैठ के पानी पियो, बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ, आदाब हमें बताते थे, तौर तरीक़े बताते थे, सीधे हाथ से खाना खाओ, तमीज़ से खाना खाओ, है ना। ये बातें छोटी छोटी, अब सब गैदरिंग में हम बैठते थे तो हमें बहुत सी बातें पता चलती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये है कि हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। मिसेस सलाम खान, पहले जो करने से खवातीन अल्लाह ताला वर्किंग दर्जात वुमन बढ़े। हैं, उनके लिए दर्जात बहुत बड़े ज़्यादा करता है, सलाम बढ़ जाती पहले है करने जिम्मेदारी। से। बिल्कुल सही कह रही हैं। जिम्मेदारी बहुत बढ़ अब जाती ये है। बातें चीज़ों को लोगों को पता ही नहीं है। मिसेस खान, वर्किंग वुमेन के लिए छोटी बताइएगा छोटी कि उनकी बातें जिम्मेदारी बहुत बढ़ हमें जाती है कि बड़ों उन्होंने से घर पता में बच्चों को भी चलती देखना है, बाहर आकर उन्होंने काम भी करना है। तो ऐसे में अगर वो ससुराल के साथ रह रही हैं तो ससुराल वालों का रवैया कैसा होना चाहिए बच्चों को लेकर? अगर वो नहीं टाइम दे पा रही तो ससुराल वाला ये चीज़ें सिखा दें। तो हमें तो हमारी दादियाँ नानियाँ ही सिखाती थी। हमें वो छोटी छोटी स्टोरीज सुनाती थी जिसमें एक मैसेज होता था। ऐसे ही है। आप खुद सोचें, आपकी दादी नानियाँ कैसी आपको स्टोरी सुनाती थी जिसमें आपको पता चलता था कि एक गड्ढे में पानी था, वो नीचे था, कितनी मेहनत से लाया, वो कंकड़ डाले। यानी आप भी कितनी मेहनत करेंगे तो आपको भी रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। जी। तो मिसेस खान, अभी कई आपको stories क्या ऐसी लगता है होती कि थी अभी जिस तरह कह रहे हैं कि जी मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है, तकाजे भी बदल गए, तो सास बहू का रिश्ता वैसा ही रिवायती है या अब कुछ मजीद तब्दीलियां आ रही हैं, कोई बेहतरी की तरफ हो रहा है? दोबारा कहें शुरू से? जैसे अभी क्योंकि मोबाइल का दौर है और ज़्यादातर मतलब हम लोग डिजिटल दौर में एक रह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, फास्ट दौर है, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह एक रिवायती सास बहू का हमेशा से रिश्ता चलता आया है पहले, ये वैसा ही चल रहा है या अब कुछ तब्दीलियां आई हैं, दौर के साथ रिलेशन भी तब्दील हुए हैं? देखें, हर दौर में हर तरह की तब्दीली रही है। जी सही। आजकल सासों में भी अवेयरनेस आ गई है। सासों को पता है अगर झगड़ा करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, जी, हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। अगर वो जॉबलेस है, अगर वो काम नहीं करती, अगर वो प्यार मोहब्बत से रहेगी, उसको टाइम पे खाना भी मिल जाएगा। जी, वो थोड़ा सा खुद भी अपना एफर्ट करे और बहू को हेल्प आउट कर रहे हैं। ये नहीं कि बैठी हुई है, अब बहू ले आई है तो झाड़ू पोछा भी वो करेगी, खाना भी खुद पकाएगी। नहीं, आप उसके एफर्ट में उसका जॉइंट वेंचर होना चाहिए, यानी आपको उसका साथ देना चाहिए। छोटा बच्चा है, उसको गोद में उठा लें, उसको प्यार करें ताकि वो काम कर ले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी।